आते ही पहले बजट में 1 रैंक 1 पेंशन का काम कर दिया। नीयत खराब हो गई है, नीयत में तब्दीली है। आपके बाबू नहीं देना चाहते। सरकार ये बोले सैनिकों के लिए पैसा नहीं तो भी हम छोड़ देंगे, इसके अलावा तो हमारा ये सम्मान है, इससे पीछे हम हटेंगे नहीं। हमारा फैसला नहीं होता, उम्मीद तो नहीं उठेंगे, इधर बैठे रहेंगे। कौन से नेगोशिएशन? 43 साल से नेगोशिएशन होते हैं क्या? मेरी कोशिश है जल्दी से जल्दी करें। 200 ये पुलिस के, दिल्ली पुलिस के मेरे पर हमला किया। बहुत गलत चीज है, ये बहुत गलत चीज है। जाग रहे हम वीर जवान, जियो जियो ए हिंदुस्तान। न जाने ये नारा कितनों की लबों पर कब कब रहा होगा, लेकिन आज ये नारा अधिकार की शक्ल में नजर आ रहा है। जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये जंतर मंतर में वो धरना है, प्रदर्शन है, जहां पर हमारे वीर जवान न जाने कितने दिनों से बैठे हुए हैं अपने अधिकार के, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। उम्मीद इन्हें है कि सरकार की तरफ से जो आश्वासन इन्हें मिलता रहा है वो सच साबित हो, सरकार उस आश्वासन पर अमल करे। हम अपने इस कार्यक्रम में आज आपको दिखाएंगे कि दरअसल पेच फंस कहां रहा है, किसकी गलती है और कब तक उम्मीद की जा सकती है कि कुछ न कुछ होगा जरूर। जो सीना सरहद की ढाल बनता है वो आज विश्वासघात से छलनी है। जो निगाहें दुश्मन को भेद देती हैं वो आज नम है। जो बाजू शस्त्र उठाते हैं वो नारों में उठ रहे हैं। ये देश के प्रहरी हैं, देश का सम्मान है, देश का गुरूर है, पर आज उस देशभक्ति, उस निष्ठा, उस बलिदान का मोल भाव जारी है। देश के पूर्व सैनिकों को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देते 2.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। उम्र ढली है लेकिन इरादे फौलादी हैं। अपनी जवानी जिस देश के नाम कर दी, उस देश की सरकार से ये तकरार नहीं चाहते, बस अपना हक चाहते हैं। यही वजह है कि ये लोग बीच के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। सच ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने केवल 8,300 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च बताया और उन्होंने पेंशन इक्वलाइजेशन के लिए 0.8% बताया, जो 4 साल में 0% हो जाएगा। और इन फिगर्स को ब्यूरोक्रेट्स ने बढ़ा चढ़ाकर हजारों करोड़ में बना दिया, जिससे लगता ये है कि पीएमओ के ऑफिस में या प्रधानमंत्री जी कमरे में कुछ संदेह पैदा हो गए। बिहार चुनाव सिर पर है और केंद्र सरकार के सामने पूर्व सैनिकों का ये आंदोलन गले की हड्डी बना हुआ है। मसले का हल निकालने के लिए आरएसएस, एनएसए, अजीत डोभाल और पूर्व सैनिकों के बीच बातचीत से बीच का रास्ता निकालने की कोशिशें हुई। सब कुछ ठीक रहा तो अगले हफ्ते बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 रैंक 1 पेंशन का ऐलान कर सकते हैं। 1 रैंक 1 पेंशन के आड़े दरअसल 3 मसले आ रहे थे। इसी वजह से इस पर बात नहीं बन पा रही थी। पहला ये कि 1 रैंक 1 पेंशन का आधार वर्ष क्या हो, दूसरा ये कि इसे कब से लागू किया जाए। इन दोनों मसलों पर सहमति बन चुकी है। पूर्व सैनिकों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि हर साल पेंशन की समीक्षा की जाए, लेकिन अब पूर्व सैनिक इस बात पर राजी हैं कि हर साल पेंशन की समीक्षा के बजाय 3 या 5 साल में ऐसा किया जा सकता है। यानी अब पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों ने इस बात के साफ संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार के फॉर्मूले से सहमत हैं। अपने देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ, हम ग्रीडी नहीं हैं। हमारा सिर्फ मुद्दा एक है, मुद्दा है कि जो जूनियर हमारे से रिटायर होगा उसकी सीनियर से पेंशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बेस लाइन उसमें करने में आपको रिव्यू 6 महीने में करना पड़े, 1 साल में करना पड़े, 3 में करना पड़े, वो आपके ऊपर है। हमारा कुछ से कुछ लेना नहीं। हमारा बॉटम लाइन जो है कि जूनियर जो है सीनियर से ज़्यादा नहीं ले। हम तो ये कह रहे हैं कि आप रिव्यू करते रहो ताकि ये किस्सा ना हो जाए गलती से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने पास किया हुआ है। ये गलती से किस्सा ना हो जाए कि किसी जूनियर को सीनियर से ज़्यादा पेंशन देनी शुरू कर दी है। अगर वो हो रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। आरएसएस पहले ही पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को लेकर सरकार को नसीहत दे चुका है। दिल्ली में चल रही आरएसएस की समन्वय बैठक में मोदी सरकार के कई सिपहसालारों के बीच मांग उठी कि इस मसले को जल्द हल कर लिया जाए। 1 रैंक 1 पेंशन के मसले को जो तेजी मिली है वो भले ही नई हो, लेकिन ये लड़ाई 40 साल पुरानी है। इन 40 सालों में पूर्व सैनिकों को हर पार्टी, हर सरकार से निराशा मिली, हर नेता से धोखा ही मिला। भावनाएं चरम पर हैं, आहत हैं
जब से ये सैनिक जंतर मंतर पर बैठे हैं, सरकारी अनदेखी से बेजार हैं। नरेंद्र मोदी इन सब का सबसे बड़ा भरोसा हुआ करते थे, शायद इसीलिए आज ये एहसास इतना गहरा है। हमें बहुत उम्मीद थी, इस गवर्नमेंट ने आते ही बोला था, इनका एजेंडा ही ये था कि हम लोग इसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने बहुत सपोर्ट किया, वी आर ऑल ऑफ अस वर फैंस ऑफ मोदी, बट आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि हम उसको कभी देखना भी चाहेंगे। आमरण अनशन पर बैठे 10 पूर्व सैनिकों में से 4 की हालत इतनी बिगड़ी थी कि अस्पताल ले जाना पड़ा था, लेकिन अस्पताल से छुट्टी पाते ही हवलदार मेजर सिंह वापस अनशन पर लौट आए। हमारे देश के सैनिक अपनी पूरी जवानी अपने देश के नाम कर देते हैं। जब उम्र बढ़ती है तो उन्हें जो मिलता है वो है नाइंसाफी। आखिर क्यों सैन्य बलों के लिए ये मांग उठती रही है? आखिर क्यों सरकार ने इसे माना है कि ये जरूरी है? क्या है वो बुनियादी वजहें कि 1 रैंक 1 पेंशन की मांग की जाती है? 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब है किसी भी साल रिटायर हुए सिपाही या अफसर की पेंशन उतने साल तक उस रैंक पर रहने वाले आज रिटायर हुए सिपाही और अफसर के बराबर हो। यानी चाहे कोई अधिकारी 1965 में 3 साल कर्नल रैंक पर रहकर रिटायर हुआ हो, उनकी पेंशन आज 3 साल कर्नल रहे अधिकारी के बराबर ही हो। 1973 तक अफसरों को अपनी आखिरी तनख्वाह का 50% हिस्सा पेंशन के तौर पर मिला करता था और जवानों को 70%। लेकिन इंदिरा सरकार के दौरान 3rd पे कमीशन में मिलिट्री पेंशन को आम नागरिकों को मिलने वाली सिविल पेंशन के बराबर कर दिया गया। ये लड़ाई कमोवेश तभी से शुरू हो गई, लेकिन 30 मई 2009 को यूपीए सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन को नकार दिया। तब पूर्व सैनिकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और 9 सितंबर 2009 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी अधिकारी अपने बाद रिटायर हुए अधिकारी से कम पेंशन नहीं पा सकता। अगर एक ही रैंक पर उनकी सेवा काल समान है तो पेंशन भी बराबर होनी चाहिए। जंतर मंतर के मंच से बार बार ये कहा जाता है कि ये किसी व्यक्ति के खिलाफ लड़ाई नहीं है, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है। लड़ाई इस बात के लिए कि विश्वासघात किया गया है और इस मुद्दे को आगे लेकर वो अलग अलग शहरों में भी आंदोलन के तौर पर इसे आकार दिया जाएगा। सरकार अपनी तरफ से कहती है कि हमारी कोई दिक्कत नहीं है, हम प्रतिबद्ध हैं, हम जरूर मुहैया कराएंगे पूर्व सैनिकों को उनका हक। फिर पेच कहां पर फंस रहा है ये जान लेना भी जरूरी है। 11 दिसंबर 2011 को संसद की भगत सिंह कोश्यारी समिति ने 1 रैंक 1 पेंशन की परिभाषा देते हुए उसे लागू करने की सिफारिश भी की मांग सही है और ये 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए, और उस दृष्टि से कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 2011 में दे दी थी दिसंबर में, और मुझे ऐसा लगता है कि तत्कालीन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, और इधर भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि अपने एजेंडे में था और उस एजेंडे में माननीय प्रधानमंत्री ने भी घोषणा की थी, तो हम उसके लिए वचनबद्ध थे। लेकिन ये केवल परिभाषाओं और आंकड़ों में उलझा रहा। इसी साल 17 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अपनी 6 साल पुराने फैसले पर अमल के निर्देश दिए। सर्वोच्च अदालत ने बीजेपी को अपने चुनावी वादे की भी याद दिलाई। वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ जब पूर्व सैनिकों की मुलाकात हुई तो उन्होंने उनसे अपनी मांग कम करने को कहा। सरकार ने सवाल उठाया कि आज सैन्य बल मांग रहे हैं, कल अर्धसैनिक बल मांगेंगे, परसों पुलिस। लेकिन इस तर्क पर पूर्व सैनिकों का दावा है कि सैनिक 20 साल की उम्र में सेना में भर्ती होता है और 17 साल बाद अगर उसे प्रमोशन नहीं मिली तो रिटायर हो जाता है। उसकी पेंशन 37 साल में आखिरी वेतन पर तय हो जाती है। भारत में 85% सैनिक 35 से 37 साल की उम्र के बीच रिटायर हो जाते हैं। बाकी 12 से 13% 40 से 54 साल के बीच रिटायर हो जाते हैं, यानी उनकी जिंदगी के कमाऊ साल बेहद कम है। वहीं पुलिस या अर्धसैनिक बलों में भर्ती हुआ जवान 60 साल की उम्र तक सेवा में रहता है और 60 साल की उम्र में जो उसका वेतन होता है उसके आधार पर उसे पेंशन मिलती है। अगर हमारी वो सर्विस 60 साल की कर देते हैं, हमें ये नहीं चाहिए। आप हमें 60 साल की सर्विस जैसे औरों को मिलती है, अभी वो हमें मिल जाए, हमें ये वो आरोपी नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ बंदा आता है जवान, वो होता है हाई स्कूल पास, यंग एज में आता है, 35-36 में वो रिटायर हो जाता है। रिटायर होने के बाद अगर मैं आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है, मैं आपसे पूछूं ये एक हाई स्कूल मैट्रिक पास है और इसकी उम्र 36 साल है, विल यू टेक हिम इन योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड? यू विल नॉट। वेयर डू यू यूज हिम? आप बनाते हैं उसको चौकीदार, गार्ड।
सरकार की तरफ से ये दलील दी जाती है कि अगर इतने सालों से इंतजार हुआ था तो आश्वासन के बावजूद सैनिक इंतजार क्यों नहीं कर पाए, आखिर क्यों एक आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है ये विरोध प्रदर्शन। इसमें सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सरकार को वक्त नहीं दिया गया है, या फिर इस सरकार से भरोसा इतना ज्यादा था कि इस तरह की प्रतिक्रिया आनी लाजमी है। ऐसा नहीं है कि सरकार भूल गई है, ऐसा नहीं है कि सरकार की नीयत में खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी प्रतिबद्धता बार बार दोहराते भी हैं, पर मामला फंसा हुआ है, ये भी एक बड़ा सच है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के स्तर पर दिक्कत नहीं है। अभी प्रधानमंत्री जब उसमें खुद उनका ऑफिस खुद ध्यान दे रहा है तो मुझे लगता है कि यही दिन, इतना दिन दे दो, ये करो, इससे काम नहीं होगा। वो सॉल्व करने की कोशिश पूरी जाए। स्कीम सैंक्शन हुई है, उसकी कोई परिभाषा है, उसका कोई इम्प्लीमेंटेशन है, डिफेंस मिनिस्टर ने पूरा कर दिया है, तो उसके बाद क्यों रोक? मार्च 17 का हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री में हमारे को बहुत धक्का लगा है, हम बहुत नाराज हैं, हम बहुत दुखी हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आश्वासन दिया कि सरकार 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन आंकड़ों को लेकर पसुपेश कायम है। अगर आपको 1 रैंक 1 पेंशन पता है, देन ये अड़ने वाली बात नहीं है। 2 साल से ऊपर आप अगर रखते हैं, 2 साल में भी हो जाएगा कि जूनियर की जो पेंशन है सीनियर से ज्यादा हो जाएगी। तो हमने बोला कि हम 2 साल तक आ जाएंगे। देश भर के छोटे बड़े 60 शहरों में अलग अलग पैमाने पर इन सेवानिवृत्त अफसरों, जवानों और इनके परिवारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। सैनिकों के दबाव का एक जरिया ये था कि 1965 युद्ध के 50 साल के जीत के जश्न में वो शामिल नहीं होंगे। वो तारीख निकल गई। सैनिक उस बात को लेकर भी आहत हैं। जंतर मंतर के इस मंच से राजनीति भी कम नहीं हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर तमाम नेता जंतर मंतर पहुंच चुके हैं, पर सैनिक राजनीति से जुड़े नहीं, केवल अपने हक की लड़ाई लड़ी। सरकार को इस बात को भी समझना होगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इस देश की देखभाल करते हैं, हमारे लिए बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। हमने पैसा भी दे दिया था, डिसीजन भी ले लिया था। 1 साल हो गया है, अब जल्दी से जल्दी ये हो जाना। शायद सैनिकों को भी एहसास है कि पिछले 10 सालों से जब कांग्रेस की सरकार थी तो पहले उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन को सिरे से नकार दिया था और फिर दबाव में आने पर चुनाव से ठीक पहले केवल 500 करोड़ रुपए निर्धारित कर ओरॉप का ऐलान कर दिया। लेकिन आज भले ही ये सैनिक राजनीति से दूर हो, आखिरी हथियार के तौर पर वो इसे आजमाने से परहेज नहीं करेंगे। बिहार चुनाव में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए ये पूर्व सैनिक तैयार हैं। जहां जहां पे स्टेटों में इलेक्शन होगा, हम वहां जाकर अब बहुत टीमें बनाकर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को एजुकेट करेंगे कि वादा तोड़ुओं को ध्यान में वोट देना, जो 1 रैंक 1 पेंशन को सपोर्ट करता है उसको वोट देना, और जो फौजी खड़ा होता है उसको। समूचे देश की रक्षा के लिए ढाल बनने वाले इन सैनिकों को जब अपने हितों की रक्षा के लिए सरकार का मुंह ताकना पड़ता है तो ये पूरे देश की विफलता है। जब चुनाव होने वाले थे तो यही पूर्व सैनिक हैं जो एक फौज बनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े हुए थे। आज उनका कहना है कि वो अगर उनका समर्थन कर सकते हैं तो वो समर्थन वापस खींच भी सकते हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि या तो 1 रैंक 1 पेंशन लेंगे या फिर कफन में लिपट कर भी अगर यहाँ से जाना होगा तो उसमें 2 बार नहीं सोचेंगे। अगर देश का सैनिक इस तरह की बात एक मंच से कर रहा हो तो सरकार को सावधान होना चाहिए। 16 सितंबर 2013 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रेवाड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की एक रैली से चुनावी बिगुल बजाया था। उस रैली में मोदी ने सैनिकों को आश्वासन दिया था कि उनकी हर बात मानी जाएगी। यह आश्वासन मोदी इसके बाद न जाने कितनी चुनावी रैलियों में दोहराते रहे। पूर्व सैनिकों ने ऐलान किया कि वो मोदी के मिशन 272 का हिस्सा बनेंगे। उन्होंने मोदी के साथ चुनावी मोर्चा संभाला। पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह के साथ कई और सैनिक तो बीजेपी में शामिल तक हो गए।
पर आज जनरल वीके सिंह की बेटी मृणालिनी भी इस विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बन चुकी है और कई और पूर्व सैनिकों की मौजूदा पीढ़ी भी। वन रैंक वन पेंशन के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने तिरंगे के नीचे शपथ ली है कि वन रैंक वन पेंशन आएगी। मुझे अपने प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, वन रैंक वन पेंशन जल्दी आएगी। मुझे अपने पूर्व सैनिकों के साथ आवाज उठानी है वन रैंक वन पेंशन के लिए। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जल्द ही अनाउंसमेंट करेंगे। आज ये नौबत आई कि हमें पिछले 78 दिनों से सड़क पर आके बैठना पड़ा और ये हमारी हक की लड़ाई है। हम सरकार से बहुत नाराज हैं और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि जागो सरकार, जागो, अभी भी जागो, वक्त है। वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों की लड़ाई पिछले 4 दशकों से चल रही है। आज आंखें चाहे कमजोर हो गई हैं, कंधे चाहे झुक गए हैं, लेकिन हौसला बुलंद है। ये जंग लंबी है। युद्ध विराम किसी एक पक्ष के झुकने से होगा या किसी एक की जीत से, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सरकार की तरफ से आश्वासन पर आश्वासन आ रहे हैं। इन सैनिकों का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में इस उम्मीद के साथ इतना ही कि सरकार जल्द जागेगी और अपनी तरफ से कम एक मुकम्मल फैसला देगी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।